हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात शुरू करेंगे dy बाई डी एक्स यानी कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके एप्लीकेशंस पे। यानी कि हम dy बाई डी एक्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। भाई डिफरेंशिएशन करना हम सब लोगों को पहले से आता है। हमें मालूम है कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। हमें मालूम है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, पर प्रैक्टिकली हम उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं इस बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इस टॉपिक में हमें कई चीजें पढ़नी है। मैं एक बार एक ब्रीफिंग दे रहा हूं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। ठीक है, वो मैं अलग लिख रहा हूं, एक ब्रीफिंग करता हूं, फिर मैं तुम्हें एक एक करके टॉपिक शुरू करूंगा कि उनको कैसे कैसे पढ़ना है। तो पार्थिव का मेरे पास एक मैसेज आया है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव या dy अपॉन dx को ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो अब है इसका सबसे पहला एप्लीकेशन जो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें वो है मोनोटोनिक फंक्शंस। ये मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं इस बारे में बात करेंगे। दूसरा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तीसरा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। नंबर 4 रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ये नंबर 4 है। और नंबर 5 हम इसमें पढ़ेंगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जिनका इस तरह से कह लो कि शायद अभी तुम्हें तुरंत में इतना रोल समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी हायर स्टडीज में इनकी बड़ी जरूरत पड़ती है। और वो है रोलीज थ्योरम एंड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं LMVT। इसका पूरा नाम है लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। इसे शॉर्ट में मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल देते हैं। लाग्रांजे साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन का नाम है, तो LMVT शॉर्ट में बोलते हैं, मीन बाय लाग्रांजे। तो ओवरऑल इस चैप्टर में मुझे तुम्हें ये सारी चीजें बतानी है। अब ये एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं कि ये सारी चीजें एग्जैक्टली क्या होती हैं, कैसे इनके बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक नंबर 1 से शुरू करते हैं और वो है मोनोटोनिक फंक्शंस। तो क्या होते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस, जरा ध्यान से देखें। देखो बेटा ऐसा है, नाम को समझो। मोनो, मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल, और मोनोटोनिक का मतलब होता है सिंगल दिशा में, एक दिशा में जाने वाला। तो कोई भी ऐसा ग्राफ हो, कोई भी ऐसा ग्राफ जो एक दिशा में जाए। अब एक दिशा का हमारे लिए मतलब क्या है? अगर कोई ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही चलता चला जाए, या अगर नीचे जा रहा है तो नीचे ही गिरता चला जाए। ऐसे ग्राफ जिन फंक्शंस के होते हैं उन्हें कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस। मैं अपनी बात का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास एक ग्राफ ऐसा है, जरा ध्यान से देखें इस ग्राफ को। इस ग्राफ में तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये जो मैंने ग्राफ यहां बनाया हुआ है, तुम सभी लोग इस बारे में विचार करो कि अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाना शुरू करूं इस ग्राफ के लिए, अगर मैं x एक्सिस पर आगे चलना शुरू करूं तो इस ग्राफ की हाइट लगातार बढ़ती जा रही है। देखो जरा, जैसे मैं यहां हूं तो इस ग्राफ की हाइट इतनी, मैं आगे जा रहा हूं, ग्राफ की हाइट बढ़ी और बढ़ा,
और बढ़ा। ध्यान देना, एक्स एक्सिस पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ता जा रहा हूं, तो वाई की हाइट भी देखो बढ़ती चली जा रही है। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं एक्स बढ़ा रहा हूं और वाई भी लगातार बढ़ रहा है, यानी एक्स को बढ़ाओ और वाई की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है, यानी वाई की वैल्यू एक ही दिशा में अप हो रही है लगातार, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे मोनोटोनिक। या एक और एग्जांपल देखो, जरा इस ग्राफ को देखें। अगर मैं इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आगे चल रहा हूं, तो तुम देख सकते हो कि वाई की वैल्यू लगातार डिप कर रही है, कम होती जा रही है। देखो यहां हाइट इतनी थी, हाइट कम हुई, हाइट और कम हुई, हाइट और कम हुई, एंड सो ऑन। एक्स अभी भी बढ़ रहा है। तो अगर किसी ग्राफ में एक्स के बढ़ने पर वाई लगातार बढ़ता चला जाए, या किसी ग्राफ में एक्स के बढ़ने पे वाई लगातार कम होता चला जाए, तो ऐसे ग्राफ्स कहलाते हैं मोनोटोनिक। यानी इनमें दोनों काम नहीं होते। दोनों काम का मतलब ऐसा नहीं होता कि वाई बढ़ भी रहा है और वाई घट भी रहा, दोनों काम नहीं होंगे। या तो वाई बढ़ेगा ही या वाई घटेगा ही। अगर किसी ग्राफ में एक्स के बढ़ने पर वाई बढ़ता ही चला जाए तो भी वो मोनोटोनिक, एक्स के बढ़ने पर वाई कम ही होता चला जाए तो भी वो मोनोटोनिक। और अगर दोनों काम हो, दोनों काम मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लेना ये ग्राफ ऐसा है, जरा इस शेप को ध्यान से देखो। अगर इस ग्राफ में शुरुआत में देखा जाए तो एक्स की इस वैल्यू पे हाइट इतनी थी, थोड़ी हाइट और बढ़ी, हाइट और बढ़ी और बढ़ा, लेकिन अब देखो हाइट में कमी शुरू हो। एक्स के बढ़ने पे एक्स लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कभी वाई बढ़ा कभी वाई घटा, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो इसे मोनोटोनिक नहीं कहा जाएगा। यानी मोनोटोनिक उसे कहते हैं जिसमें एक डायरेक्शन मेंटेन रहे। एक डायरेक्शन मेंटेन रहने का मतलब क्या है, यहां देखो, एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ता ही जा रहा है, एक काम हो रहा है, एक्स बढ़ा तो वाई बढ़ता गया, तो ये मोनोटोनिक होगा। या इसे देखो, ये भी एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है कि एक्स अगर बढ़ेगा तो वाई कम होता चला जाएगा, ये भी मोनोटोनिक है। और ये है नॉन मोनोटोनिक, क्योंकि ये एक्स के बढ़ने पे कभी वाई बढ़ भी रहा है और कभी घट भी रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा नॉट मोनोटोनिक। जबकि इसे भी बताऊंगा मोनोटोनिक और इसे भी कहूंगा मोनोटोनिक। सबसे पहले बताओ बेटा, मेरी बात तुम लोगों को समझ में आई कि मोनोटोनिक का मतलब क्या है? मोनो मीन सिंगल और मोनोटोनिक मतलब एक डायरेक्शन को पकड़ के चलने वाला। यानी अगर ऊपर ही जा रहा है ग्राफ तो ऊपर ही चलता चला जाए, नीचे जा रहा है तो फिर नीचे ही गिरता चला जाए, ऐसे फंक्शन को कहते हैं मोनोटोनिक। और लेकिन एक चीज और तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि ये जो मोनोटोनिक फंक्शंस हैं, इन मोनोटोनिक फंक्शंस में भी एक विशेषता है। ये अलग तरह का मोनोटोनिक है और ये अलग तरह का मोनोटोनिक है। इस मोनोटोनिक फंक्शन में एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ता जा रहा है, इस फंक्शन में एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है, जबकि इसमें देखो एक्स के बढ़ने पे वाई घट रहा है। तो मोनोटोनिक को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन ऐसा है जिसमें एक्स बढ़ने पर वाई बढ़ रहा हो, रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुने, एक्स के बढ़ने पर अगर वाई बढ़ रहा है तो ये कहलाएगा मोनोटोनिक का टाइप 1, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन।
और अगर x के बढ़ने पर y घट रहा है तो इसे कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। नाम लिख रहा हूं मैं, इसको नाम देंगे, यहां लिख देता हूं, इंक्रीजिंग। और इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग। अब जरा ये समझा जाए कि इनके ये नाम क्यों पड़े होंगे, ऐसे नाम का कारण क्या है, क्यों इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहते हैं। सबसे पहले जरा ये बताओ, इस ग्राफ में x बढ़ रहा है तो y भी तो देखो बढ़ रहा है, तो एक्चुअली इस फंक्शन का नाम इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके लिए पूरी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इन दिस फंक्शन y is increasing with respect to x। जरा ध्यान से सोचो, इस फंक्शन के लिए मैंने क्या लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, सभी लोग समझे। y is increasing with respect to x। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x बढ़ा रहा हूं तो इसमें y इंक्रीज कर रहा है, यानी y भी बढ़ रहा है। तो क्योंकि x को बढ़ाने पे y बढ़ रहा है तो इसलिए इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग। x बढ़ाने पे y बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग। जबकि इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें x को बढ़ाने पे y घट रहा है, y की हाइट कम होती जा रही है, तो इसे लिखेंगे y is decreasing with respect to x। तुम अगर मेरी बात पे थोड़ा गौर करोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि चाहे केस ये वाला हो चाहे केस ये वाला हो, x हमेशा बढ़ेगा, हम हमेशा x को बढ़ाएंगे और x को बढ़ाने पे देखेंगे कि y बढ़ रहा है या घट रहा है। x हमेशा बढ़ेगा, अगर x के बढ़ाने पे y बढ़ेगा तो हम उसे इंक्रीजिंग मानेंगे और नाम ही रख देंगे इंक्रीजिंग। और अगर x के बढ़ाने पर y घटेगा तो हम इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग। यानी चाहे x हमें इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करनी हो चाहे हमें डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करनी हो, हमें x को हमेशा बढ़ाना है। x के बढ़ाने पर हम y का नेचर चेक करते हैं, अगर x के बढ़ाने पर y बढ़ता है तो इंक्रीजिंग, अगर x के बढ़ाने से y कम होता है तो डिक्रीजिंग। लेकिन थ्रू आउट अगर यही काम होता रहेगा तो इन्हें कहेंगे मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक दोनों होते हैं और मोनोटोनिक के एक तरह से ये दो पार्ट्स होते हैं। इधर फंक्शन, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है then that function would be either increasing or decreasing। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई बेटा? ये अभी हुई डेफिनेशन की, लेकिन तुम गौर करोगे कि टॉपिक का नाम तो कुछ और था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो dy by dx या डेरिवेटिव कहां इस्तेमाल होंगे अब उन पे आते हैं। लेकिन पहले जरा एक बार डेफिनेशन क्लियर से समझ लें सही तरीके से कि एग्जैक्टली जिसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं या जिसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, हमारे लिए उसका क्लियर कट मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है x को बढ़ाने पर y बढ़ना चाहिए और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि x को बढ़ाने पर y कम होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़े और इसकी मैथमेटिक्स पर आते हैं। फिर क्या मैं इसे मिटा दूं बेटा? यस सर, क्लियर है। ओके तो अब ऐसा है, चलो एक काम करते हैं। खुशी बेटा कुछ पूछना चाहते हो? नो सर, वो बाय मिस्टेक हो गए। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम पकड़ते हैं जरा एक इंक्रीजिंग फंक्शन। मेरे पास जैसे मान लो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा है।
अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से सभी बच्चे देखें और मुझे बताएं, क्या सभी लोग मानते हैं कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है? सोचो, अगर मैं आगे बढ़ूं एक्स एक्सिस पे तो क्या इस ग्राफ की हाइट में लगातार इजाफा हो रहा है? क्या इसकी हाइट लगातार बढ़ती जा रही है? यस सर। अब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जरा इसकी मैथमेटिक्स पे आते हैं कि इसमें मैथमेटिकली हमें क्या खास बात नजर आएगी। जरा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, इसके किसी भी पॉइंट पर, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचते हैं, लाइक दिस। तुम देख सकते हो कि ये मैंने इस ग्राफ के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची। अच्छा, अब ये जरा ध्यान देना कि इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो और मुझे बताओ, ये थीटा एंगल 90 से छोटा है या 90 से बड़ा है? एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट है। हमें नजर आ रहा है कि ये थीटा एक्यूट है। और अगर थीटा एक्यूट है, चाहे तो एक बात समझना बेटा, मैंने इसके इस ग्राफ के इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची है, तुम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच के देखो, यहां टेंजेंट खींचो, यहां टेंजेंट खींचो, और एक्स एक्सिस से उसका एंगल नापो, एंगल डेफिनेटली एक्यूट आएगा। और अगर थीटा एक्यूट है तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि फिर tan थीटा पॉजिटिव होगा। और tan थीटा, जिसको हम टेंजेंट की स्लोप कहेंगे, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो बेटा टेंजेंट की स्लोप होती है, यही होती है dy अपॉन dx। सभी को ये बात पता हो तो इसका मतलब dy अपॉन dx मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये बात कब लागू हो रही है? कब मैं लिखूंगा कि dy बाई dx यानी tan थीटा यानी टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव? जब मैं कहूंगा कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। और दिमाग लगाओ, इंक्रीजिंग फंक्शन जिसको हम नाम देते हैं, एक्चुअली उसका नाम इंक्रीजिंग क्यों पड़ता है? क्योंकि x को बढ़ाने पर y बढ़ता है। या हम इसको और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि y इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू x। यानी बेटा, अगर किसी ग्राफ में x के बढ़ाने से y की वैल्यू बढ़ रही हो तो याद रखेंगे हमेशा dy अपॉन dx, जो डिफरेंशिएशन होता है, जिसे डेरिवेटिव कहते हैं या जिसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, इन सब का मतलब dy बाई dx होता है, वो पॉजिटिव होता है। यानी मोटे तौर पे अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमेशा उसकी जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी एक्यूट, और एक्यूट एंगल बनेगा तो tan थीटा की वैल्यू होगी डेफिनेटली पॉजिटिव, और tan थीटा अगर पॉजिटिव है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है तो dy बाई dx की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो याद रखना है कि जिस फंक्शन का dy बाई dx पॉजिटिव होगा वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब एक दूसरे एग्जांपल पर आते हैं और कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इसे एक बार सभी लोग पढ़ के देखें, सोच लें। मैं जैसे और एग्जांपल भी एक आध कोट करता हूं, जैसे सभी लोग दिमाग लगाओ, इस ग्राफ को देखो और मुझे सोच के बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? एक्स को बढ़ाने पे इंक्रीजिंग है, सर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। अब अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच के देखो और बताओ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो 90 से कम होगा या 90 से ज्यादा होगा? किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, 90 कम। ये देखो मैंने एक टेंजेंट खींच के दिखाई है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आगे वाली एक्स एक्सिस से हमेशा जो एंगल बनेगा ये एंगल थीटा, यहां पे भी एक्यूट। यानी कैसा भी ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली पक्की बात है वो थीटा एक्यूट होगा, और थीटा अगर एक्यूट है तो dy बाई dx पक्का पॉजिटिव।
कोई पूछे ऐसा क्यों होगा भाई, थीटा अगर 90 से छोटा है, एक्यूट है, तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, और tan थीटा ही dy बाई dx होता है, क्योंकि dy बाई dx का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जिन लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन हो वो बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर इस बात को कर लें कि dy अपॉन dx जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं वो टेंजेंट की स्लोप होती है। टेंजेंट के लिए टेंजेंट लाइन खींचो और tan थीटा निकाल लो, उसी को कहते हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx हर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, चाहे ये फंक्शन हो चाहे ये फंक्शन हो, अगर इंक्रीजिंग है, एक सेकंड, पार्थिव ने एक मैसेज दिया है, एक सेकंड में मैसेज जरा पहले पढ़ लूं। पार्थिव का एक मैसेज था कि थीटा एक्यूट तो सर नॉन मोनोटोनिक में भी होता है। बेटा एक बात समझना, तो मेरी बात शायद तुम समझ नहीं पाए। नॉन मोनोटोनिक में ये कंडीशन हर जगह नहीं लगेगी। मैं अभी तुम्हें अपनी बात का मतलब समझाता हूं पार्थिव, और पार्थिव के साथ बाकी बच्चे भी इस बात का मतलब समझें। सभी बच्चे इस ऊपर बने हुए इस ग्राफ को देखें और दिमाग लगाएं, क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है? नहीं है सर। सर नहीं है। सही, परफेक्ट। लेकिन अब मेरी बात जरा दोबारा से सुनना। मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं। इसका पहला पॉइंट यहाँ बिल्कुल इनिशियल पॉइंट ए, बीच वाला वो पॉइंट है बी, और लास्ट का वो पॉइंट है सी। अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ, ए से बी के बीच में, सिर्फ ए से बी के बीच में ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं? यस सर है। अब सिर्फ बी से सी के बीच में बताओ, मोनोटोनिक है या नहीं? यस सर है। यस सर है। तो ध्यान देना बेटा, एज अ होल पूरी डोमेन में ए से सी तक ये मोनोटोनिक नहीं है, लेकिन ए से बी तक में तो है मोनोटोनिक, या बी से सी तक में सेपरेटली मोनोटोनिक तो है। अच्छा अब बताओ, ए से बी में ये किस टाइप का मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग होगा सर। इंक्रीजिंग। एंड व्हाट अबाउट बी टू सी? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो इस बात का मतलब जानते हो क्या हुआ? जिस इंटरवल में तुम इसे इंक्रीजिंग कह रहे हो, ये एज अ होल इंक्रीजिंग नहीं है, लेकिन जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग है वो इंटरवल कौन सा है, ए से बी। तो तुम ये कहोगे इस ग्राफ के लिए कि dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0, dy अपॉन dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी इस ग्राफ में फॉर x बिलोंग्स टू a टू b। मुझे नहीं पता तुम साफ पढ़ पा रहे हो या नहीं, लेकिन मैंने क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं। मैंने लिखा है कि dy बाई dx पॉजिटिव होगा x की वैल्यू a से b के बीच में। अब बताओ, अगर मैंने ये लिखा कि a से b के बीच में dy बाई dx पॉजिटिव होगा, तो ये मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? सही। बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें ये नहीं अश्योर करना है कि एक ग्राफ पूरे में ही इंक्रीजिंग हो, लेकिन जब भी कोई ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो उस जगह पर खींची गई टेंजेंट का एंगल 90 से कम बनेगा, और 90 से कम बनेगा तो उस जगह पर dy बाई dx पॉजिटिव होगा। तो जब भी कोई ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो dy बाई dx पॉजिटिव, और जब भी कोई ग्राफ डिक्रीजिंग होगा तो dy बाई dx नेगेटिव। वो क्यों होता है, मैं अगली बात वही करने जा रहा हूं। क्या मैं इसे मिटा दूं बेटा? यस सर। चलो तो अब इसको मिटाता हूं। अभी मैंने तुम्हें यह दिखाया कि कोई भी जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा, कैसा भी इंक्रीजिंग फंक्शन ले लो, तो dy बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव आती है। यानी अगर डिटेल्ड बात बोली जाए तो ये है कि अगर y इंक्रीजिंग है विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x पॉजिटिव होगा। और अब हम बात करने जा रहे हैं इसके सेकंड पार्ट पे कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या होगा। तो मैं इसे मिटाता हूं और एक दूसरी फिगर बनाता हूं।
तो जरा दूसरा केस लो। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मेरे पास एक ग्राफ ऐसा है। एक केस और बनाता हूं। इन दोनों ग्राफ्स को जरा ध्यान से देखें और मुझे सूचित करें कि सभी लोगों को ये दोनों ग्राफ डिक्रीजिंग नजर आ रहे हैं या नहीं? यस नो सर। यस सर क्या ये दोनों Yes, डिक्रीजिंग है बेटा? नो सर, दोनों इंक्रीजिंग नहीं है। दोनों इंक्रीजिंग है। कैसे अंदाजा लगाया बेटा इस बात का? मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। कई बार होता क्या है कि जैसे मैं यहां से देखूं तो मुझे लगेगा ये देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, या ये वाला ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है, पर ये उल्टी दिशा है। इस बात को समझो कि दिशा कैसी होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे आगे जाने की। इधर से यूं जाना और इधर से यूं जाना। ये बात मैं तुम्हें बताऊं, ये क्योंकि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये गलती एक बार मैंने अपने एक बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में की थी। मेरा एक बार इंटरव्यू एक हो रहा था, उसमें एक सज्जन ने मुझसे ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पे कुछ बनाया और मुझसे ये पूछा कि इसमें dy by dx कैसा होगा, इसमें dy by dx कैसा होगा। एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। उससे पहले मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, तो मैं जाहिर सी बात है नर्वस था। तो मेरा पोस्चर बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ इस समय, और मैंने चेक किया, मैंने कहा ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। इसी तरह की कुछ सिचुएशन बनी थी, तो मेरा आंसर वहां उल्टा था। तो ये होता है, लेकिन मैं अब तुमसे कह रहा हूं कि मेरी वाली गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है एक्स एक्सिस पे आगे जाना है। एक्स एक्सिस पे आगे जाते हुए अगर हाइट कम हो रही है तो ये डिक्रीजिंग है। एक्स एक्सिस पे आगे जाते हुए अगर हाइट कम हो रही है तो ये भी डिक्रीजिंग है। तो मैं मानना पड़ेगा कि इन दोनों ग्राफ्स के लिए y is decreasing with respect to x। ये बात दोनों ग्राफ्स पे लागू होगी। मानते हो ये बात बेटा? और अब क्योंकि ये दोनों ही डिक्रीजिंग हैं तो मैं तुम्हें चेक करके दिखाता हूं टेंजेंट्स की स्लोप के बारे में। जरा सोचो, अगर मैं इस ग्राफ में एक टेंजेंट खींचता हूं सपोज इस पॉइंट पे, तो देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ऐसी आएगी, या यहां पे अगर टेंजेंट खींचता तो टेंजेंट लाइन ऐसी आएगी। ये मैंने किसी एक आध पॉइंट पे खींची है, तुम अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट पे खींच लेना और तुम पाओगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आगे वाली एक्स एक्सिस से देखो ये एंगल या ये एंगल अब की बार बना ऑब्ट्यूज। बताओ बेटा क्या मैंने सही बनाया है? और अब खुद सोचो, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो टेन थीटा 90 डिग्री से बड़े एंगल पे टेन थीटा हमेशा नेगेटिव होता है, लेस देन 0। एंड टेन थीटा मींस dy upon dx लेस देन 0। तो तुम्हें याद ये रखना है कि if y is decreasing with respect to x, then derivative of y with respect to x, ये है y is decreasing with respect to x, और इसे पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ऑब्जर्व करो बेटा मेरी बात को और बताओ मैं जो कहना चाह रहा हूं क्या वो तुम्हें समझ आया? Yes, sir. एक बार फिर से देख लें। थीटा एंगल इस बार ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, और 90 डिग्री से ज्यादा एंगल के लिए याद रखेंगे टेन थीटा नेगेटिव होगा। टेन थीटा 90 डिग्री पर अनडिफाइंड हो जाता है, 90 से पहले पॉजिटिव रहता है और 90 के बाद नेगेटिव होता है। तो 90 से आगे के एंगल पे टेन थीटा नेगेटिव
और यही tan थीटा ही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और टेंजेंट की स्लोप को ही हम कहते हैं dy बाई dx। तो अगर tan थीटा नेगेटिव है तो dy बाई dx भी नेगेटिव। ठीक है। अब क्योंकि हमने कुल मिला के अभी तक कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स क्या पढ़े कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो मैं तुम्हारे सामने एक काम कर रहा हूं, कुछ फिगर्स बनाने जा रहा हूं और तुम लोग मुझे बताओगे कि उनमें से किस फिगर में dy बाई dx पॉजिटिव मिलेगा और किस फिगर में dy बाई dx नेगेटिव मिलेगा। क्या मैं ये सारा मिटा दूं? यस सर। चलो तो देखो, अब मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं 4 फिगर्स बना रहा हूं और मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी थोड़ा स्पेस दे दे के अपनी कॉपी पे वो चारों फिगर्स बना लो, फिर उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने 4 फिगर्स बनाई हैं। मैं चाहता हूं कि इन चारों ग्राफ्स के लिए तुम मुझे लिख के बता दो कि किसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और किसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। पार्थिव का मैसेज आया है प्लस माइनस माइनस माइनस। बाकी लोग भी सोचें। पार्थिव बेटा, सेकंड वाला ये वाला माइनस में कैसे आ गया? तो गलती से माइनस टाइप हो गया। अच्छा, गलती से पॉजिटिव माइनस टाइप हो गया। मेरा ख्याल है ये शायद समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि पहले वाले में dy बाई dx पॉजिटिव आएगा। ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। मैं इस बात को ऐसे लिख रहा हूं कि इसके लिए तो यहां साइड में लिखता हूं, इसके लिए dy अपॉन dx पॉजिटिव, इसके लिए dy अपॉन dx पॉजिटिव। तो dy बाई dx पॉजिटिव, dy बाई dx पॉजिटिव। इसके लिए dy अपॉन dx नेगेटिव और इसके लिए भी dy अपॉन dx नेगेटिव। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं था। अब मैं एक दूसरी बात करने जा रहा हूं। सभी लोग अपने दिमाग को बिल्कुल तरोताजा करके अब फुर्सत में बैठे हैं। मेरा उम्मीद है मुझे कि इन चारों आंसर्स में तो किसी को कुछ नहीं पूछना होगा। अब जो मैं बात अगली करने जा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए पेन वेन जरा साइड में रख देना और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि इस ग्राफ पे मैं लगातार के कोई 3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं। ध्यान से देखना 3 पॉइंट्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। मैंने 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को नजर आ रहे होंगे। इनके नाम रख लेता हूं, A, B एंड C। मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी जो ग्राफ तुमने बनाए हैं, अपने ग्राफ इसी तरह के ग्राफ बनाए होंगे, तो तुम भी अपने ग्राफ पे इसी तरह से ABC 3 पॉइंट्स मार्क करो।
ठीक है। अगर बाय द वे तुमने ग्राफ नहीं बनाए थे तो मैं चाहूंगा तुम ग्राफ बनाओ, एक ऐसा ग्राफ बनाओ, इसी तरह की शेप होनी चाहिए, शेप चेंज मत कर देना। जैसे शेप में मैंने बनाया बिल्कुल ऐसे शेप में ग्राफ बनाओ, उसके 3 पॉइंट एबीसी मार्क करो और पहले डिसाइड करके मुझे बताओ एबीसी में सबसे कम x की वैल्यू किसकी होगी, फिर उससे ज्यादा किसकी, फिर उससे ज्यादा किसकी, x की वैल्यू या x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। सबसे कम a की, उससे ज्यादा b की, उससे ज्यादा c की। सबसे कम a देन b देन c, सबसे ज्यादा c की होगी। चलो इस बात को जरा साइड में रख लें। अब मैं चाहूंगा तुम सब लोग अपनी कॉपी पे a b और c पे टेंजेंट खींचो, टेंजेंट ड्रॉ करो और चेक करके बताओ कि a पर जो टेंजेंट खींच रही है वो एक्यूट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज। तीनों एक्यूट एक्यूट कायदे से तुम कहोगे ये अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्यूट एंगल ही तो बनेगा भाई, इंक्रीजिंग ग्राफ है तो एक्यूट एंगल ही बनता है, हमने थोड़ी देर पहले ये बात कर ली थी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं तुम तीनों टेंजेंट्स ड्रॉ करो, ए पे भी टेंजेंट खींचो, बी पे भी और सी पे। और अब मुझे ये बताओ एक्यूट एंगल तो बन रहा है पर सबसे छोटा एंगल किसका, उससे बड़ा किसका और सबसे बड़ा किसमें? ए का सबसे छोटा, बी का उसका उससे बड़ा, सी का सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। क्या तुम्हें अगर मैं ये कहूं इसके लिए कि थीटा ए से बड़ा होगा थीटा बी और उससे बड़ा होगा थीटा सी, तो क्या बेटा मैं सही लिख रहा हूं? यस सर। सर यस सर। मेरा ये कहना है कि मैंने तीनों पॉइंट्स पर टेंजेंट्स खींच दी हैं और थीटा ए से बड़ा होगा थीटा बी और उससे भी बड़ा होगा थीटा सी। ठीक है, तो मेरे पास अंदाजा लगाओ अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही हो तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? तो बढ़ेगी, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। इंक्रीज करेगी। तो सबको पता है टेन में 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/√3 हो जाती है यानी वैल्यू बढ़ जाती है, 45 पे 1 हो जाती है यानी और बढ़ जाती है, 60 डिग्री पे और बढ़ जाती है, √3 हो जाती है और बढ़ती चली जाती है। तो एंगल बढ़ने पर, थीटा बढ़ने पर तुम्हें मालूम है कि टेन थीटा बढ़ेगा। इसका मतलब हम ये कहें कि अगर इस ग्राफ में मैं एक दूसरी बात ऐसे बोलूं कि अगर एक्चुअली कहां लिखूं, मैं थोड़ा जगह बनाता हूं। इफ ये तुम लोगों को नजर आ रहा है बेटा जो यहां लिख रहा हूं मैं? आधा नजर आ रहा है सर। अच्छा, तो मैं देखो जो लिख रहा हूं, इफ x इज इंक्रीजिंग, मैंने लिखा है इफ x इज इंक्रीजिंग, यानी अगर x बढ़ रहा हो, यानी कि मैं a से b पे जा रहा हूं और b से c पे जा रहा हूं, x बढ़े रहा है, तो क्या तुम मानते हो कि then थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग? अगर x बढ़ रहा है तो तुम लोगों ने अपनी कॉपी में टेंजेंट खींची होंगी, चेक करके देखो सबसे कम टेंजेंट का एंगल a पर आएगा, उससे ज्यादा b पे और सबसे ज्यादा c पे। ये एंगल देखो, सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। क्या मैं सही बना रहा हूं बेटा? यस तो मेरी लिखी हुई बात है, क्या वो तुम्हें समझ आ रही है कि अगर x बढ़ रहा है तो थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही होगी, यस और अगर थीटा बढ़ रहा होगा तो बताओ टेन थीटा बढ़ रहा होगा कि कम हो रहा होगा? सर इंक्रीज होगा। टेन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और बेटा टेन थीटा को ही dy/dx बोलते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि then dy/dx is increasing। मैं यहां रुक रहा हूं और मैं चाहता हूं तुम लोग आराम से, पहले ये मेरी 3-4 लाइंस जो मैंने लिखी हैं मैं तो उसी ग्राफ के अंदर इसलिए लिख दे रहा हूं कि मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, तुम लोग तो आराम से उसको प्रोसेस में अपने हिसाब से नोट कर सकते हो।
लेकिन मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, मेरा ये कहना है कि अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं यानी आगे बढ़ रहा हूं, तो आगे बढ़ते हुए पॉइंट्स के लिए जो थीटा एंगल, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, कोई भी एक एंगल थीटा मान लो, तो आगे बढ़ने पे ये थीटा एंगल बढ़ रहा है, और अगर थीटा बढ़ेगा आगे बढ़ने पे तो टेन थीटा भी बढ़ेगा। टेन थीटा मतलब ही होता है dy बाई dx, तो dy बाई dx ही बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपने कॉपी के पेजेस पलटो और उस लाइन पे जाओ जहां मैंने पहली बार इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन किया था, और देखो मैंने वहां क्या लिखवाया था। मैं चाहता हूं तुम मेरी लिखवाई हुई डेफिनेशन पढ़ो। मैंने वहां ध्यान देना ये लिखवाया था, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे मेरी बात, कि इफ y is increasing with respect to x, if y is increasing with respect to x, then dy upon dx is positive। क्या मैं सही बोल रहा हूं बेटा? Yes, sir. बोलचाल की भाषा में अगर मैं कहूं तो मैंने ये लिखवाया था कि अगर x के बढ़ाने पर y बढ़ेगा तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पॉजिटिव होगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर x बढ़ाने पर y बढ़ेगा तो dy अपॉन dx पॉजिटिव होगा। यहां क्या हो रहा है, यहां x के बढ़ाने पर dy अपॉन dx ही बढ़ रहा है। x के बढ़ने पर जब y बढ़ता था तो y का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता था। तो यहां अगर x के बढ़ाने पर dy अपॉन dx बढ़ रहा है तो dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन, यानी कि ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव होगा। यानी कि डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, ये सेकंड डिफरेंशिएशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जिसका मतलब सबको पता है डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, ये पॉजिटिव। मैं चाहता हूं तुम लोग जरा फुर्सत में 1 मिनट का समय लो और फुर्सत से पढ़ो, समझो और मुझे बताओ अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो। लेकिन पहले एक बार पढ़ो सभी। मैं एक बार थोड़ी ब्रीफिंग करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आगे बढ़ने पे टेंजेंट की स्लोप बढ़ रही है। अगर ग्राफ ऐसी शेप रखे, इस तरह की शेप में है, तो आगे बढ़ने पर टेंजेंट की स्लोप बढ़ रही है। अब मैं तुम्हें एक दूसरा क्वेश्चन दूसरे ग्राफ में दिखाता हूं। इसमें भी जरा सोचो, अगर ऐसे ही 3 पॉइंट्स ले लें, ए, बी एंड सी, तुम ऐसे ही अपनी कॉपी पे 3 पॉइंट्स ले करके टेंजेंट खींचो, तो बताओ सबसे ज्यादा एंगल कौन से पॉइंट से बनेगा टेंजेंट के? सर ए से फिर बी से फिर सी। ए का सबसे ज्यादा एंगल होगा, उससे कम एंगल पे बी का होगा, और उससे भी कम एंगल सी का होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं बेटा? ये देखो, ये एंगल सबसे बड़ा होगा, उससे कम ये होगा, उधर वाला तो काफी कम होगा। तो ये बताओ इस ग्राफ में x बढ़ाने पर बताएं बेटा, x के बढ़ाने पर बताओ थीटा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इस ग्राफ में सेकंड वाले में कम हो रहा है। कम हो रहा है। बहुत बढ़िया। और थीटा कम हो रहा है तो टेन थीटा भी कम हो रहा है। तो बताओ dy बाई dx पे क्या फर्क पड़ रहा है, बढ़ेगा कि कम होगा थीटा x बढ़ाने पे? Sir, decreasing होगा। तो इस बार अगर x बढ़ रहा है then dy upon dx is decreasing। और हम सबको पता है कि अगर x के बढ़ाने से y घटता है, x के बढ़ने से y कम होता है, तो dy अपॉन dx नेगेटिव होता है। याद करो, डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन चेक करो, क्या लिखवाई थी मैंने? यही लिखवाई है कि x के बढ़ने पर अगर y घटे तो dy अपॉन dx नेगेटिव। सर यहाँ पे तो x बढ़ने
बोलो पार्थिव बेटा, कुछ पूछना है? तो ये x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे तो y बढ़ रहा है ना, तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा dy/dx? हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। dy/dx पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू में कमी आ रही है। जैसे dy/dx पॉजिटिव है, नो डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव यहां कम है, यहां ज्यादा है। सबसे ज्यादा वैल्यू शुरू में मिल रही है, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो और कम हुआ dy/dx, और आगे बढ़ रहे हैं तो और कम हुआ। तो dy/dx नेगेटिव नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं dy/dx डिक्रीजिंग है। और जो चीज डिक्रीजिंग होती है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो अगर dy/dx डिक्रीजिंग है तो dy/dx का डेरिवेटिव यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर नेगेटिव। ये जो दो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, एक ये और एक ये, इस ग्राफ के लिए ये बॉक्स और इस ग्राफ के लिए ये बॉक्स, तुम चेक करो कि तुम्हें ये समझ में आ रहे हैं कि नहीं। सर सेकंड ग्राफ अनक्लियर है। बोलो बेटा, कुछ पूछना है बेटा? सर सर दूसरा वाला डेरिवेटिव सर। वाला समझ नहीं आया। यस सर। मैं एक बात तुमसे बताता हूं। तुम लोगों ने अपनी कॉपी पे बेटा ये शेप बनाई थी और उसमें ABC 3 पॉइंट मार्क कर लिए थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखो तीनों पॉइंट्स पे टेंजेंट्स खींचो और ये बताओ कि सबसे बड़ा एंगल कहां बन रहा है, ए पे या बी पे या सी पे? पहले ये क्लियर करो। सर ए पे। सबसे बड़ा एंगल ए पे बनेगा। ए पे ये लाइन ऐसे और सी पे लाइन ऐसे आएगी तो बहुत छोटा एंगल बनेगा। तो ए पर एंगल बड़ा है, उसके मुकाबले बी पे कम है और कम है सी पे। तो क्या तुम ये मानते हो कि एंगल कम होता चला जा रहा है? अगर एंगल कम हो रहा है तो टेन Yes, थीटा sir. भी कम हो रहा है, और टेन थीटा कम हो रहा है तो dy/dx कम हो रहा है। ये मानते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। मैं क्यों लिख रहा हूं कि x इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि पहले मैं a पे चेक करता हूं, फिर b पे चेक कर रहा हूं, फिर c पे चेक कर रहा हूं। तो x पे तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं x पे आगे बढ़ रहा हूं तो टेंजेंट की स्लोप यानी dy/dx में कमी आ रही है। कमी का मतलब यहाँ dy/dx पॉजिटिव है, +5 है, तो यहाँ पे 4 हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता है पॉजिटिव ही, लेकिन वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। तो अगर कोई चीज कम होती है, याद रखना, जिस चीज में कमी आती है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो अगर dy/dx में कमी आ रही है तो dy/dx का डिफरेंशिएशन यानी d2y/dx स्क्वायर नेगेटिव होगा। याद रखना, जो चीज बढ़ती है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव और जो चीज घटती है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। पढ़ के देखो जरा और फिर बताओ मेरी बात समझ आई या नहीं आई। सर इस सेकंड वाला फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा ना? यस बेटा, फंक्शन देखो मेरी बात समझना। अब हम थोड़ा एक अलग, एक ऊपर के लेवल पे आ गए। अब हम केवल इतना नहीं बोलेंगे कि इंक्रीजिंग, अब हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी चीज इंक्रीजिंग। तुम सभी बच्चे जरा दिमाग लगाओ और बताओ, x को बढ़ाने से y बढ़ रहा है कि y घट रहा है? पहले ये बताओ। बाई बढ़ रहा है। क्या? बाई इंक्रीज कर रहा है। अगर x को बढ़ा रहे हैं तो y बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर y इंक्रीज कर रहा है तो देखो पहला डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर x को बढ़ाने से y बढ़ रहा है तो y का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। यस सर।
तरह से अगर x को बढ़ाने से dy by dx बढ़ नहीं रहा, dy by dx घट रहा है, तो dy by dx का डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। यस सर। इसमें देखो, इसमें x के बढ़ाने से y भी बढ़ रहा था, तो dy by dx भी पॉजिटिव, और स्लोप भी बढ़ रही थी, तो सेकंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आई? लेकिन जो नजरिया हमने एक रखा अपने एक दूसरे के सामने, हमने इन टॉपिक्स को समझने के लिए, उसको अब मैं तुम्हें याद करने के लिए एक शॉर्टकट सिखाता हूं। शॉर्टकट हम सब लोगों ने, पार्थिव बेटा 2 मिनट का मुझे समय दो, मैं जरा एक क्वेरी अपनी पहले एक बात पूरी कर लूं, फिर तुम्हारी क्वेरी का नंबर लगा। हम सब ने मिरर टॉपिक फिजिक्स में पढ़ रखा है, और हम सबको पता है मिरर 2 तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। जो मिरर मेरी तरफ फूला हुआ, मेरी तरफ उभरा हुआ सरफेस है, तो वो कॉन्वेक्स कहलाता है, और मेरी तरफ से अगर गड्ढा है तो वो कॉन्केव कहलाता है। तो इमेजिन करो, अगर इस ग्राफ को देखो ऊपर से, ऊपर की तरफ से, तुम्हारी आंखें ऊपर हैं, तो तुम बताओ ये सरफेस तुम्हें कॉन्वेक्स नजर आएगी या कॉन्केव? कॉनकेव। कॉन्वेक्स। परफेक्ट, कॉनकेव। ये कॉन्केव है। ऊपर से देखने पे तुम्हें इसमें गड्ढा फील होगा, तो ये कॉन्केव है। किधर से देखने पर? ऊपर से देखने पे। तो ऊपर से देखने पर अगर कोई सरफेस कॉन्केव है, तो उसे हम नाम देते हैं कॉन्केव अपवर्ड। और अब यहां देखो, इस सरफेस को ऊपर से देखो तो बताओ ये कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है? ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स। तो इसे बोलेंगे, ऊपर से देख रहे हैं इसलिए कॉन्वेक्स अपवर्ड। और याद रखना, अब डायरेक्टली मैं तुम्हें याद करा रहा हूं, जो भी ग्राफ कॉन्वेक्स अपवर्ड होंगे उनमें हमेशा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मिलेगा, और जो भी कॉन्केव अपवर्ड होंगे उनमें सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलेगा। यानी भी किसी भी ग्राफ की जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स वाला नेचर होता है, उससे सेकंड डेरिवेटिव का पता चलता है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है ग्राफ ऊपर, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब है ग्राफ नीचे, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है कॉन्केव अपवर्ड, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब है कॉन्वेक्स अपवर्ड। यानी मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला डिफरेंशिएशन तुम्हें यह बताता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे, और दूसरा डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव तुम्हें बताता है कि ग्राफ कॉन्वेक्स है या कॉन्केव। कॉन्वेक्स और कॉन्केव की जानकारी दूसरा डेरिवेटिव देता है, और पहला डेरिवेटिव यह बताता है कि ग्राफ ऊपर या नीचे। तो जरा सोच के बताओ अब इस नजरिए से, अब भूल जाओ टेंजेंट की स्लोप वगैरह, और मुझे ये बताओ, ये ग्राफ देखो नीचे से ऊपर जा रहा था इसलिए पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव, और ग्राफ ऊपर से देखने पर कॉन्वेक्स था इसलिए दूसरा डेरिवेटिव नेगेटिव। पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है, और दूसरा डेरिवेटिव नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ग्राफ कॉन्वेक्स अपवर्ड। इसी तरह से इस ग्राफ को देखो और बताओ, ये ऊपर जा रहा है इसलिए पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव, और ऊपर से देखने पे गड्ढा है, कॉन्केव है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई तो बताओ इस ग्राफ को ध्यान से देख के, इसका dy by dx मैंने नेगेटिव लिखा है, सही लिखा है कि गलत लिखा है? सोचो। सही है सर। सही है सर। बिल्कुल सही। और नीचे जा रहा है ग्राफ, x बढ़ने पे y कम हो रहा है। अब बिना कोई कैलकुलेशन किए, सिर्फ इसकी शेप देख के, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। बहुत बढ़िया। ऊपर से देखने पे कॉन्वेक्स है, और इसलिए इसका भी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। और अब इसका भी बताओ सेकंड डेरिवेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। ये dy by dx नेगेटिव सही लिखा है बेटा? यस सर। बिल्कुल नीचे जा रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, लेकिन ऊपर से देखो कॉन्केव है, गड्ढा है इसमें, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव
पॉजिटिव। तो सिर्फ किसी ग्राफ की शेप देख के मैं बता सकता हूं कि उसका कौन सा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, कौन सा डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब जो 4 बॉक्सेस तुम्हारे सामने बने हुए हैं, 4 ग्राफ्स और 4 बॉक्सेस, इसमें कोई भी चीज तुम्हें कंफ्यूज कर रही हो, समझ में ना आ रही हो, तो उसको मेरे से पूछ लो बेटा। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें किसी तरह का? तो आज का No, sir. अगर मैं पूरा लेक्चर अगर मोटे तौर पे एक समराइज करके तुम्हें बताऊं, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया? मैंने तुम्हें यह सिखाया कि अगर x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है तो हम y को इंक्रीजिंग बोलते हैं, और x के बढ़ने पे y घट रहा है तो हम y को डिक्रीजिंग बोलते हैं। एक बात होगी। दूसरी बात मैंने बताई कि जो चीज बढ़ती है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। अगर y बढ़ रहा है तो y का डेरिवेटिव पॉजिटिव, y घट रहा है तो y का डेरिवेटिव नेगेटिव। तो किसी भी ग्राफ का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका पता लगता है इस बात से कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या ग्राफ नीचे जा रहा है। x को आगे बढ़ाओ, ग्राफ नीचे जा रहा है तो पहला डेरिवेटिव नेगेटिव, x को बढ़ाओ ग्राफ ऊपर जा रहा है तो पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो पहला डेरिवेटिव सिर्फ ये बताता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और सेकंड डेरिवेटिव याद रखना हमें कर्वेचर बताता है। कर्वेचर मतलब कॉन्वेक्स या कॉन्केव। अगर कोई ग्राफ ऊपर से देखने पर कॉन्वेक्स है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, अगर कोई ग्राफ ऊपर से देखने पर पॉजिटिव है तो ऊपर से देखने पर कॉन्केव है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। ऊपर से देखा करो हमेशा। ये अंडरस्टूड है कि जो ऊपर से देखने पर कॉन्केव होगा वो नीचे से देखने पे कॉन्वेक्स होगा, पर याद रखने के लिए हमेशा अपवर्ड याद करो। ऊपर से देखा कॉन्केव है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, ऊपर से देखा कॉन्वेक्स है, फूला हुआ ग्राफ है, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। आज घर पे इसको अच्छे से रिवाइज करो और कल मैं इस पर बेस तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा। पार्थिव बेटा कुछ पूछ रहे हो? पार्थिव का मैसेज है sin x का डिफरेंशिएशन करें when x belongs to 0 to π/2, then डबल डिफरेंशिएशन। एक मिनट रुकना बेटा, मैं जरा पहले पढ़ लूं क्या मैसेज था। पार्थिव का मैसेज है कि sin x का डिफरेंशिएशन करें 0 से π/2 में तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। तो बेटा sin x का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव ही तो आना चाहिए। सोच के देखो, sin x का ग्राफ फूला हुआ होता है तो कॉन्वेक्स अपवर्ड, और इस वजह से ही उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। sin x में याद करो ऐसे ही 0 से π/2 में यही वाली शेप तो होती है बेटा पार्थिव, याद है? यस सर। तो ऐसी शेप में सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, वो आता है। याद करो माइनस sin x आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव sin x का। sin x का पहला डेरिवेटिव cos x आता है और दूसरा डेरिवेटिव माइनस sin x आता है। यस सर। ठीक है, चलो खैर, तो आज की बात यहाँ बंद करते हैं। कल फिर इसी टाइम पे फिर मुलाकात होगी 3 बजे। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।